नमस्कार दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में नागरिक शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति कौन था राजनीति विज्ञान में जिसने नागरिक शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु राजनीति विज्ञान में वो पहला व्यक्ति था जिसने नागरिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में किसे नागरिक माना था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रमिक, ऑप्शन बी अवकाश प्राप्त व्यक्ति, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अवकाश प्राप्त व्यक्ति। अरस्तु ने प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अवकाश प्राप्त व्यक्ति को नागरिक माना था। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ है वही उस राज्य का नागरिक है। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु का यह कहना था कि जो भी व्यक्ति राज्य की विधि निर्माण, कानून निर्माण और न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ है, यानी कि हिस्सा उसमें लेता है, तो वही व्यक्ति उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सा भाग जो है भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भाग 2। भाग 2 जो है भारतीय संविधान का वो नागरिकता से संबंधित है। और जो अन्य इसके भाग हैं, भाग 1 जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, भाग 3 हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है और भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा भाग 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आपको उन अनुच्छेदों के बारे में बताना है जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और जो ये अनुच्छेद 1 से 4 है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का उपबंध किया गया है? तो इसमें हमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिकों को नागरिकता दी गई है वो नागरिकता किस प्रकार की है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एकल नागरिकता का, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता का। तो भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिक हैं उनको एकल नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता का अभिप्राय यह है कि भारत के जो नागरिक है वो किसी भी राज्य से संबंधित क्यों ना हो, वो केवल और केवल भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे राज्य की अलग से कोई नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है वो किस देश से ली गई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से या ऑप्शन डी कनाडा से। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन से। तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है वो ब्रिटेन से प्रेरित होकर की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में
किस देश में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो उस देश का नाम बताना है जहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा एक स्विट्जरलैंड जो है वो भी एक ऐसा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था पाई जाती है। और दोहरी नागरिकता हमारी क्या होती है? दोहरी नागरिकता में जो नागरिक है वहाँ के, वो राज्य के भी और देश के भी, यानी कि उनको राज्य की भी और देश की भी अलग अलग से नागरिकता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की शासन प्रणाली की विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली में पाई जाती है, हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय शासन प्रणाली। तो दोहरी नागरिकता जो है वो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में यदि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने हैं तो ये अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो इसमें हमने ये बताना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। तो वर्ष 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, जिसे हम CAA के नाम से भी जानते हैं, CAA 1955। और CAA का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसमें अब तक जो है कुल 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। और पहला संशोधन हुआ था 1986 में, फिर वर्ष 1992 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2015 में, और अंतिम बार संशोधन हुआ था इसमें वर्ष 2019 में। कुल 6 बार इसमें अब तक संशोधन किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो हमें इसमें ये बताना है कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी देशीयकरण से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त जो भी तरीके हैं, यानी कि जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से, इन सब प्रकार से, जो इन सब तरीकों से भारत की नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं, 5 प्रकार हैं। तो या तो एक जन्म से उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है, या देशीयकरण से, या वंशानुक्रम से, इसके अलावा पंजीकरण से, और क्षेत्र समाविष्टि से। क्षेत्र समाविष्टि से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो कुल 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो वो कौन से हैं? एक तो जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, और क्षेत्र समाविष्टि से। और क्षेत्र समाविष्टि का मतलब ये है कि भारत यदि किसी अन्य देश पर या किसी अन्य क्षेत्र पर जो अधिकार करता है, तो उस क्षेत्र में जो भी लोग होंगे वो अपने आप ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये क्षेत्र समाविष्टि से अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई नागरिक भारत की नागरिकता खो देगा। तो हमें ये बताना है, निम्नलिखित में से कारण बताने कि वो कौन सा कारण होगा जिसके कारण कोई भी भारत का जो नागरिक है वो अपनी नागरिकता को खो देगा या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करके, ऑप्शन बी सरकार उसकी नागरिकता छीन ले, ऑप्शन सी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त जो भी
तरीके हैं, इन तरीकों से भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति खो देगा या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो या तो वो अपनी इच्छा से उसको त्याग कर दे भारत की नागरिकता का, या किसी कारणवश या किसी ऐसा कोई कारण हो जाए जिसके कारण सरकार उसकी नागरिकता छीन ले, या फिर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। तो इन सब कारणों से भारत का जो व्यक्ति है या भारत का जो नागरिक है वो अपनी नागरिकता को खो देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त जो नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी देशीयकरण से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से, ऑप्शन डी है संपत्ति का स्वामित्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का स्वामित्व। तो अगर कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो जन्म से, देशीयकरण से या वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकता है, परंतु भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संपत्ति का स्वामित्व होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि यदि कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके पास उसकी संपत्ति का स्वामित्व होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से, क्षेत्र समाविष्टि से या फिर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। संपत्ति का स्वामित्व होना अनिवार्य शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक अधिवास करना आवश्यक था? तो प्रश्न ये है कि जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था उस समय यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता था तो उसे कितने वर्षों तक भारत में रहना आवश्यक था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। जिस समय संविधान हमारे देश में लागू हुआ था उस समय यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता था तो उसे कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक अधिवास करना आवश्यक है? तो प्रश्न ये है कि वर्तमान जो समय है इस समय यदि कोई पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे 10 वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। पहले ये कंडीशन जो थी ये 5 वर्ष की हुआ करती थी जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में 10 वर्षों तक उसका भारत में रहना अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से देश से बाहर रहता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि क्या थी? तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग थे उनके लिए अनुज्ञा पद्धति लागू करने की डेट क्या थी, क्या तिथि थी? तो अनुज्ञा पद्धति से अभिप्राय यह है कि एक ऐसी तारीख निर्धारित की गई थी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उन्हें पाकिस्तान का नागरिक मान लिया गया और जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। यानी कि एक ऐसी विभाजन तिथि थी जिस तिथि को जो लोग भी इधर मतलब पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए या भारत की ओर माइग्रेट हुए उन्हें वहाँ का नागरिक मान लिया गया। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1948, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई 1948। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग थे उनके लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि 19 जुलाई 1948 थी। तो इस तिथि को जो भी लोग भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से भारत आए उन्हें वहाँ का नागरिक मान लिया गया। यानी कि जो भारत से पाकिस्तान गए उन्हें पाकिस्तान का नागरिक मान लिया गया और जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया और ये तिथि थी 19 जुलाई 1948। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन
करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उनके लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 7 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। तो जो लोग पाकिस्तान से बंटवारे के समय भारत आए उन लोगों के लिए नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान गए उनके लिए जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 ये बताता है हमें कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में गए हैं उनके लिए जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो इसमें किए गए हैं। तो अनुच्छेद 7 जो है भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता से संबंधित उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत से बाहर जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनके लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 जो है ये भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान किया गया है, यदि कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता अथवा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता बनी रहेगी या नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है नागरिकों के वो बने रहेंगे, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो जो भारतीय संविधान का भाग 2 का अनुच्छेद 10 है ये नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता या नागरिकता के अधिकारों के बने रहने की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखता है, यानी कि उसका प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में यह वर्णन किया गया है कि जो नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं वो संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है उनके अधीन होगा, उसकी विधि के अधीन होगा। अगला प्रश्न है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद जो है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो हमें वो कारण बताना है जिस कारण से नागरिकता समाप्त हो जाती है।
तो ऑप्शन ए है देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर, ऑप्शन बी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन सी है विदेश भ्रमण जाने पर, या ऑप्शन डी परिवार से अलग हो जाने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। तो यदि किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त व समाप्त करने से संबंधित वर्णन किस में किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन सी नागरिकता कानून 1955 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिकता कानून जो अधिनियम है 1955 में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने से संबंधित वर्णन किया गया है। नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, इसका वर्णन नागरिकता कानून अधिनियम 1955 में किया गया है। अगला प्रश्न है ऐसे सभी व्यक्ति जिसका जन्म डैश या उसके बाद भारत में हुआ हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 29 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को कौन से ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद तथा विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो भी ये ऑप्शन ए, बी और सी में दिया गया है ये सब अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो विदेशी नागरिक है वो संसद या विधानमंडल की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें उनकी सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 15, 16 और 19 के अधिकार अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और जो है कुछ महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक पद हैं उन पर भी विदेशी नागरिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो ये सभी जो अधिकार हैं ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम शर्तें बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो भारत में जो नागरिकता से संबंधित जो भी नियम या शर्तें बनाई जाती हैं उसको बनाने का अधिकार किसके पास है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग को और ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद को। तो भारत की जो नागरिकता है उससे संबंधित जो भी नियम या शर्तें हैं उसको बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है किस समिति के द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की सिफारिश की गई थी। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बलवंत मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी सिंघवी समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंघवी समिति। तो सिंघवी समिति के द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की सिफारिश की गई थी। और 9 जनवरी 1915 के दिन जो है जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से जो है वो भारत वापस आए थे और इसी दिन को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है वह भारत का नागरिक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि जो भारत का मूल निवासी है वही भारत का नागरिक भी है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है वह भारत का नागरिक है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी है 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015।
वर्ष 2015 में भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना यानी कि OCIC योजना लागू की गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।